नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईएएस में। आज के द हिंदू की खबर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की सबसे पहली खबर हम लोगों को मिलती है, अडाप्ट टू द चेंजिंग नेचर ऑफ जॉब्स सेज मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि यूथ को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना चाहिए न्यू नेचर ऑफ जॉब्स की तरफ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जॉब्स का जो पूरा सिनेरियो है वो बदल चुका है, खासकर कोविड-19 की वजह से। और जिस चीज़ को हम लोग फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, गिग इकोनॉमी का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेबर लॉज के अंदर रिफॉर्म आए, जिस वजह से लेबर मार्केट के अंदर भी एक बड़ा रिफॉर्म आ चुका है। इसी वजह से बोला गया है स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। यही तीनों चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी फोकस की गई। आप लोगों के लिए जीएस पेपर नंबर 2, जीएस पेपर नंबर 3 के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। सबसे पहले इस शब्द पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज स्किलिंग। स्किल देना किसी भी व्यक्ति को, उसे बोलते हैं स्किलिंग। हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, हमारे यहाँ पर कौशल विकास केंद्र भी हैं, स्किल इंडिया मिशन है। तो काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके थ्रू हम लोग स्किलिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक जो आता है वो है रीस्किलिंग का। नाउ रीस्किलिंग का मतलब होता है जिन लोगों को पहले से ही किसी ना किसी चीज़ की जानकारी है, उन लोगों को उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर और भी ज़्यादा बेहतर बनाना। और थर्ड पॉइंट होता है अपस्किलिंग। अपस्किलिंग मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एक एडवांसमेंट लेकर आकर, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या मैनुअल हो, उनको और भी ज़्यादा सशक्त करना। तो तीन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। रिसेंटली जब वर्ल्ड यूथ डे था, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन सेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों WHO ने कह दिया है कि ऑल दो जो कोविड-19 का कर्व है वो सारे देशों में एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ कह दी है कि फरवरी तक कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाएंगे। पर WHO ने आज इस चीज़ को साफ कर दिया कि कोरोना वायरस के केसेस ज़रूर कम हो रहे हैं, पर आपको रिलैक्स नहीं होना है। आपको जो प्रिकॉशंस हैं वो अपनी बरत के रखनी है और अच्छी तरीके से सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, बाकी सारी फैसिलिटीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। मूविंग ऑन, अगला आर्टिकल हमें मिलता है, मोर देन हाफ ऑफ फार्मर्स अपोज फार्म लॉ से सर्वे। तो दोस्तों एक सर्वे कराया गया है जिसके अंदर 16 स्टेट्स इन्वॉल्व थी और जो सर्वे है वो गांव कनेक्शन इनसाइट्स ने कराया। सर्वे के हिसाब से आधे से ज़्यादा इंडियन फार्मर्स जो 3 फार्म लॉज हैं उनके खिलाफ खड़े हैं। 40% फार्मर्स ने एक तरीके का डर जताया है इस नए लॉ को लेकर, और सबसे ज़्यादा डर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, क्योंकि जनता को डर लग रहा है कि कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। हम लोग इन 3 लॉज के बारे में बात करेंगे। ऑल दो ये जो 3 लॉज हैं ये इनैक्टमेंट में अभी आए हैं जब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का इनको असेंट मिला, बट उससे पहले ये लॉज ऑर्डिनेंसेस थे। अब इन ऑर्डिनेंसेस को लॉज के अंदर कन्वर्ट किया गया है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कन्वर्ट किया गया है। जो पहला लॉ है दैट इज द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट किया गया। इस ऑर्डिनेंस में है क्या, जो हमारी APMC मंडीज होती हैं, उनकी जो मंडीज हैं उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाने की कोशिश की गई। जो हमारी APMC मंडीज है अब उनसे बाहर भी हमारे फार्मर्स अपने क्रॉप्स को, अपने ग्रेन्स को बेच सकते हैं। तो इससे स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है? स्टेट्स को प्रॉब्लम है कि जो ये मंडीज होती हैं, जब कोई भी फार्मर्स अपने आप को रजिस्टर कराता है मंडीज के अंदर, तो फार्मर्स को एक मंडी टैक्स देना पड़ता है, और ये मंडी टैक्स स्टेट रेवेन्यू का पार्ट है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट्स का कहना है कि जब ये स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है तो सेंटर इसके ऊपर डिसाइड कैसे कर सकती है। अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग अलग APMC लॉज हैं, उन लॉज को भी हैम्पर करेगा ये वाला नया लॉ। सो ये वाला एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड लॉ दैट इज फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। इसके अंदर है कि अब जो हमारे जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं
और जो बाकी सारे फार्मर्स हैं वो भी अब प्री कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, मतलब वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी कंपनी के साथ। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा लेस का जो केस हुआ था गुजरात के अंदर, तो क्या करते हैं वहां पे फार्मर्स का एक ग्रुप बनाकर फार्मर्स के साथ पहले से ही कोलैबोरेट कर देते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के अंदर, तो पहले से ही प्राइस डिसाइड हो जाता है। सो अब यहाँ पे जो प्राइजेस हैं उनको लेकर एक मुद्दे फार्मर्स छेड़ रहे हैं। फार्मर्स का ये कहना है कि जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास जो नेगोशिएशन पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है, उनको डरा के धमका के उनसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराए जा सकते हैं। और जब एपीएमसी मंडी के बाहर हमारी क्रॉप्स बिकने लगेंगी तो काफ़ी सारे फार्मर्स को डर है कि एमएसपी के ऊपर कौन रेस्ट्रिक्शन रखेगा, कौन देखभाल करेगा फार्मर्स की अगर फार्मर्स एमएसपी से कम में बेच देते हैं किसी मजबूरी के कारण। जो तीसरा लॉ है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आया है जिसके अंदर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन, पटाटोस को डीलिस्ट कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो प्राइवेट यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारी फार्म एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब होल्ड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन के प्राइस फिर से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऑल्दो सरकार ने यहाँ पे बोला है कि अगर 50% ऑफ दी जो प्रोडक्शन प्राइस है उससे ज़्यादा पहुँच जाता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस तो सरकार फिर से उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर लेकर आएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो हमारे लिए आज का टॉपिक है वो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज को लेकर। गाइस, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 ये एक्सरसाइज अपने आप में स्पेशल एक्सरसाइज होने वाली है क्योंकि क्वाड नेशंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 2015 के बाद जब जापान, यूएस और इंडिया के साथ इस एक्सरसाइज के अंदर जुड़ा, इसे एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बढ़ाया, उसके बाद से लगातार ऑस्ट्रेलिया रिक्वेस्ट कर रहा था इंडिया से कि इंडिया को भी इस एक्सरसाइज के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पार्ट बना लेना चाहिए, पर इंडिया लगातार इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता रहा। ना, इंडिया के रिजेक्ट करने का कारण क्या था? इंडिया के रिजेक्ट करने का एक ही कारण था, वो था चाइना। इंडिया नहीं चाहता था कि अगर हम लोग एक ऐसे ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उसकी वजह से चाइना के ऊपर एक इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इश्यूज हम नहीं चाहते कि चाइना को ऐसा लगे कि हम एक ऐसे मिलिट्री ग्रुप का पार्ट हो रहे हैं जो कि पूरी तरीके से चाइना को अपोज कर रहा है। पर अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस मालाबार एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पर सिंगापुर पहले भी पार्टिसिपेट कर चुका है इस एक्सरसाइज के अंदर। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है। हर साल ये एक ऑल्टरनेटिव प्लेस पे होती है कि कभी इंडियन ओशन में होगी, कभी ये पैसिफिक ओशन में होगी। 1992 में ये स्टार्ट हुई थी, 2015 में इसके अंदर जापान को जोड़ा गया था और अब रिसेंटली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज का पार्ट बनेगा। दोस्तों, अगली न्यूज़ हमें देखने को मिलती है चाइना की जीडीपी ग्रोथ को लेकर। चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.9% से एक्सकलेट हुई है। एक्सकलेट इन द सेंस वहाँ पर हम लोग को एक पॉजिटिव सिग्नेचर देखने को मिला है। चाइना इज़ लाइक अ बॉय जिसने यहाँ पर सारी चीज़ें खराब कर दी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग, और उसके बाद सबसे अच्छे मार्क्स भी आ गए, बाकी सारे देशों को पढ़ने नहीं दिया और खुद टॉप कर दिया। यही हाल यहाँ पर चाइना का हो रहा है। चाइना की जीडीपी 4.9% से एक्सपैंड कर चुकी है। आईएमएफ का फोरकास्ट है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अराउंड 1.9% से एक्सपेंड करेगी इन 2020। इकलौती मेजर इकोनॉमी जो कि इस पेंडेमिक के दौरान भी एक पॉजिटिव ग्रोथ हम लोगों को रजिस्टर करती हुई नजर आएगी। इंडिया का तो यू ऑल नो, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस बारी ऑन एन प्रिडिक्शन -10.9% चल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में वो -23.4% थी। आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, सेंटर गवर्नमेंट ने बोला है कि 8 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बायबैक करेंगी अपने शेयर्स का। ना, शेयर मार्केट के अंदर जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग रिलीज करती है तो वो शेयर्स के तौर पे कहती है, तो शेयर्स बिकते हैं। जिस सिचुएशन में अगर किसी भी कंपनी को अपने खुद के शेयर्स की वैल्यू अपग्रेड करनी होती है या वो कंपनी चाहती है कि अभी जो मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस हैं वो कम हैं, अगर वो बायबैक कर लेगी तो आगे जाके वो एक बड़ा प्रॉफिट अर्न आउट कर सकती है। तो उन दो केसेस के अंदर हम लोग शेयर बायबैक के बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर कंपनी स्ट्रैटेजी का, जिससे कंपनी की मार्केट प्राइस उस शेयर की बिल्टअप करने में मदद की है, क्योंकि जो कंपनी है वो शेयर बैक के थ्रू जितने भी ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनको खरीदती है, और जब एक साथ बल्क में खरीदे जाते हैं तो डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो शेयर बायबैक की तरफ जाता हुआ हम लोगों को नजर आया।
नाउ गाइस, आज के द हिंदू का एडिटोरियल्स में हम लोगों को सबसे पहले एडिटोरियल देखने को मिला इंटरफेथ मैरिज को लेकर, लव इन द टाइम ऑफ पोलराइजेशन। इंटरफेथ मैरिज के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? टाटा का एक प्रोडक्ट है तनिष्क। तनिष्क का एक एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे चलने लगा, टीवी पे चलने लगा, जिसके अंदर इंटरफेथ मैरिज को दिखाया गया था। काफ़ी सारे ग्रुप्स को नाखुश करने वाला वो एडवर्टाइजमेंट था और उस एडवर्टाइजमेंट को टाटा ग्रुप ने बैक भी कर लिया था, उसे वापस ले लिया था। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है इंटरफेथ मैरिज को। इंटरफेथ मैरिज जब दो धर्म के लोग, दो अलग अलग धर्मों के लोग जो होते हैं वो आपस में विवाह करते हैं। तो इंटरफेथ मैरिज अगर एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, वो एक सेकुलर मैसेज दे रहा है, पर हमारी सोसाइटी में अभी भी दीज थिंग्स आर अ काइंड ऑफ अ टबू, उनको एक टबू माना जाता है। यहाँ पे एक सर्वे का जिक्र किया। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सारी, सोशल एटीट्यूड्स रिसर्च फॉर इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कहना है कि दिल्ली के अंदर 60% हिंदूज अपोज करेंगे अगर उनका बच्चा किसी अन्य धर्म के अंदर मैरिज करता है। सिमिलरली मुस्लिम फैक्शंस को भी कंपेयर किया गया। सेम अमाउंट ऑफ जो मुस्लिम फैक्शंस हैं वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर उनका बच्चा किसी और धर्म में शादी करेगा तो दे विल अपोज। उत्तर प्रदेश में यही जो नंबर है 60% की जगह हमें 75% देखने को मिलता है। इस बात करेंगे इंटरफेथ मैरिज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कि हमारा संविधान क्या कहता है। ये तो समाज की बात हुई, बात करेंगे अब संविधान की। हमारा संविधान इंटरफेथ मैरिज को अलाउ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, द आर्टिकल ऑफ राइट टू लाइफ, उसके अंदर बोला है कि राइट टू मैरिटल चॉइस, अपने पार्टनर को चूज करने का अधिकार, किससे आपको शादी करनी है उस चीज़ का अधिकार आपका अपना है। यू हैव इंडिविजुअल चॉइस एंड यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। यू हैव फ्रीडम ऑफ चूजिंग लाइफ पार्टनर ऑल्सो इंश्योर्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। पर बहुत सारे इश्यूज हमारे देश के अंदर इंटरफेथ मैरिज के अंदर इन्वॉल्व है। कल्चरल डिफरेंसेस, कुछ कम्युनलिस्ट फोर्सेस हैं जो लोग इंटरफेथ मैरिज करते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं। अगर कोई बच्चा होता है इंटरफेथ मैरिज के बाद उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स और फॉरेन नेशंस फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। और कस्टमनरी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। काफ़ी जगहों पर हम लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन भी देखने को मिलता है पार्टनर का। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में, चाहे वो सरला मुदगल का केस हो, लता सिंह का केस हो या केरला का केस हो, हडिया केस, उसके अंदर यही बताया है कि इंटरफेथ मैरिज आपका अपना अधिकार है। वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इस एडिटोरियल की यही है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू चूज एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। वी नीड टू हैव अ डेडिकेटेड एंड डिफाइंड मैरिज लॉज कि अगर इंटरफेथ शादियाँ भी हो रही हैं तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। बिकॉज वी लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी, बिकॉज मैरिज इज नॉट जस्ट अ बॉन्ड बिटवीन टू पीपल बट इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन टू कल्चर, टू सोसाइटीज़। एंड ये तो इंडिया की बात है, वी हैव अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों, हमारे देश में एक और एक्ट है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। बीते कुछ दिनों न्यूज़पेपर में ये एक्ट चल रहा था। अगर दो धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं और वो अप्रोच करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर कराने के लिए, तो जब शादी रजिस्टर होगी उस दिन से 30 दिन पहले तक एक एडवर्टाइजमेंट चलेगा, एक मेमोरेंडम निकाला जाएगा कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ है शादी से तो वो आके अपनी जो तकलीफ है वो बयां कर सकता है। अब तकलीफ ऐसी नहीं कि कोई भी ऐसे ही आ जाएगा और बता देगा। उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ लिस्ट हैं स्पेशल मैरिज के एक्ट के अंदर कि अगर आपको पता है कि इन दोनों में से किसी का पहले से ही शादी हो चुकी है ना, या कोई एज डिफरेंस है कि कहीं वो चाइल्ड मैरिज ना हो, तो अगर ऐसी कोई केसेस हैं तो यू कैन कम एंड यू कैन कंप्लेन। तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी आप लोगों के लिए आजकल न्यूज़ में चल रहा है। एक और एडिटोरियल आया आप लोगों के लिए, दैट वाज डोरमेंट बट वेटिंग टू स्ट्राइक। अब ये जो एडिटोरियल था ये दोहा अकॉर्ड के बारे में बात कर रहा था। सिंपल से एडिटोरियल को एक ही लाइन में मैं बोलूँगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पेंडेमिक के दौरान डिक्लाइन हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है तो एक डर भी हमारे मन में बनता जा रहा है, खासकर पुलिस एजेंसीज़ के मन में, कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने समय से शांत थी अब वो एक बड़ा धमाका करने की तैयारी कर सकती हैं।
तो हम सब लोगों को सतर्क रहना है। हमारी जो नेशनल एजेंसीज़ हैं, चाहे वो रॉ है, आईबी है, स्टेट पुलिस है, सीबीआई है, उन सबको अपने कान आँख खुले रखने हैं और हम लोगों को आगे बढ़ के अगर कोई ऐसी चीज़ होती है उसके खिलाफ लड़ाई छेड़नी है। अब यहाँ पे बात की गई दोहा अकॉर्ड की ना। दोहा अकॉर्ड क्या है? यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स और अफगानी तालिबान के बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन आउट हुआ है दोहा के अंदर, उसको बोलते हैं दोहा अकॉर्ड। अब उसके अंदर क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लॉज डाल दिया। यूएस ने बोला कि तालिबान इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि यूएस और यूएस के अलाइज के खिलाफ अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल और तालिबान खुद का और अलकायदा का इस्तेमाल नहीं करेगा। पर गाइस इसके अंदर एक फ्लॉ है। इंडिया इज़ नॉट ए ऑफिशियल अलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और यही एक बड़ी चीज़ इंडिया के सामने आती है। इसको रिजॉल्व आउट करने के लिए इंडिया को पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपने आप को। हम लोगों को अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी जिससे हम लोग इस चीज़ की इंश्योरिटी कर सकें। ओके, इसके बाद आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है HIV को लेकर, मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV। सो HIV इज़ अ वायरस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम दो तरीके से काम करता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स दो टाइप के होते हैं, T सेल और B सेल। T सेल मान लो डिटेक्टिव सेल है, ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं फॉरेन पैथोजन तो नहीं घुस गया। ये देख लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला व्यक्ति बाहर का है, इसके ऊपर अटैक करना, तो वो इन्फॉर्म कर देता है B सेल को और B सेल अपनी फोर्स भेज देता है। जो T सेल होते हैं दे आर दी CD4 सेल्स। यहाँ पे जो CD4 सेल है उसी को HIV वायरस ख़त्म कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई पैथोजन आया है वही ख़त्म हो जाती है। और जब वही एबिलिटी ख़त्म हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर B सेल्स भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। इसीलिए HIV के केसेस खतरनाक होते हैं। अभी तक हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, आजकल इम्यूनोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। हम लोग रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। HIV एड्स को लेकर जो आज अपडेट आया है वो ये है कि नए एस्टिमेट आए हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको ने निकाले हैं, एंड दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि जो केसेस हैं HIV इन्फेक्शन के बच्चों के अंदर वो 66.1% से कम हो गए हैं। एड्स के केसेस की जो डेथ इंडिया के अंदर होती थी वो पिछले 9 साल में 65.3% से कम हो गई है। और जो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट विमेन लिविंग विद HIV वो भी 31,000 थी 2010 में, करेंटली वो 20,000 हो गई है। तो यहाँ पे भी एक हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मतलब HIV केसेस घटते जा रहे हैं। HIV से रिलेटेड आपके लिए एक और चीज़, यूनाइटेड नेशन एड्स का एक प्रोग्राम है 90-90-90, 2020 के अंदर इस प्रोग्राम को हमें पूरा करना था। मेन मकसद ये था कि जितने भी लोग पूरी दुनिया में HIV से इन्फेक्टेड हैं उनमें से 90% लोग को हम लोग पहचान पाए कि हाँ इन लोगों को HIV है। जितने लोगों को पहचान लिया है उनमें से 90% लोगों को हम लोग ART थेरेपी प्रोवाइड करा पाए, एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। और जो 90% लोगों को ART थेरेपी प्रोवाइड करी गई है उनमें से 90% लोग बिल्कुल सही हो जाएं, या 2020 तक UNAIDS के साथ हम लोगों को अचीव करना है। आज के हमारे न्यूज़पेपर डिस्कशन में इतना ही था। आपको ये मेरा नया इनिशिएटिव कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में #अमन शर्मा करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगा मैं आपसे कल के एक नए एपिसोड के साथ।